नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रोडवेज कर्मियों के लिए अंतिम संस्कार सहायता में हुई बढ़ोतरी। मेरठ सहारनपुर सेक्शन में बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड। राज्य में यहां बनेगी 410 वाहनों की भूमिगत पार्किंग। गेहूं खरीद नियमों में सरकार का बदलाव। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर धीमी गति वाले वाहनों पर लगा प्रतिबंध। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रोडवेज कर्मियों के लिए अंतिम संस्कार सहायता में हुई बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है, जो पहले 5,000 रुपए हुआ करती थी और बाद में समायोजित की जाती थी। ये राशि अब तुरंत प्रदान की जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि ये खर्च निगम की आय से होगा और यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना से समायोजित किया जाएगा। मेरठ सहारनपुर सेक्शन में बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड। उत्तर रेलवे ने पावली खास और मेरठ कैंट स्टेशनों पर डबल डिस्टेंट सिग्नल प्रणाली शुरू कर गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर सेक्शन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 15 अप्रैल 2026 को इसका सफल ट्रायल किया गया और नई तकनीक से इंटरलॉकिंग, सुरक्षा और सिग्नलिंग में सुधार हुआ है। इससे यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज और समय पालन के साथ बेहतर यात्री अनुभव सुनिश्चित होगा। ग्रामीणों को घर के पास मिलेगी आधार सेवा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रही है। पंचायती राज विभाग 57,694 ग्राम पंचायतों में मिशन मोड पर विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। 100 ऑपरेटरों को यूआईडीएआई द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और पंचायत सहायकों को जिम्मेदारी तथा प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीणों को आधार सेवाएं बहुत आसान होंगी। राज्य में यहां बनेगी 410 वाहनों की भूमिगत पार्किंग। गोमती नगर के विवेक खंड 2 में लक्ष्मण मंडपम के सामने आधुनिक भूमिगत पार्किंग बनाने की योजना पर काम तेज हो गया है। इसमें 410 चार पहिया और 84 दो पहिया वाहनों की क्षमता होगी। इसके साथ ही स्मार्ट नेविगेशन, ऑटोमेटेड पार्किंग, वैलेट सुरक्षा और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं होंगी। इससे क्षेत्र के जाम में राहत मिलेगी। महासमिति ने शिक्षा, मेट्रो विस्तार और स्थानीय विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया है। कृष्णावतारम टीम ने सीएम योगी से की मुलाकात। फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट की टीम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और फिल्म पर चर्चा कर मार्गदर्शन लिया। निर्देशक हार्दिक गज्जर, निर्माता सज्जन राजगुरु और कलाकार सिद्धार्थ गुप्ता व संस्कृति जैना मौजूद रहे। टीम ने यूपी की फिल्म नीति और शूटिंग सुविधाओं की सराहना की। फिल्म 7 मई को रिलीज होगी और इसे भारतीय संस्कृति व युवाओं के लिए संदेशात्मक बताया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे जल्द जनता के लिए खुलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के जल्द ही जनता के लिए खुलने की संभावना जताई जा रही है, जिसका लोकार्पण 29 अप्रैल को हरदोई में प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा के लिए बना है। इसमें आधुनिक टोल प्रणाली लागू है और इससे पश्चिम यूपी से प्रयागराज और हाईकोर्ट तक यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। गेहूं खरीद नियमों में सरकार का बदलाव। गेहूं की सरकारी खरीद में अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया से गुजर रहे गांवों के किसानों को राहत देते हुए पुरानी प्रक्रिया से खरीद की अनुमति भी दी गई है। इससे 47 ग्राम पंचायतों के 22,000 से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। पहले रजिस्ट्री न बनने से किसान औने पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर थे। कुल 106 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद जारी है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर इन वाहनों पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनएचएआई ने सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया है। कारों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रकों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तेज रफ्तार की निगरानी कैमरों से होगी और उल्लंघन पर चालान कटेगा। बागपत में 3 वाहनों की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन व्यवस्था हुई शुरू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में दर्शन शुरू हो चुके हैं। सुगम और विशिष्ट पास धारकों का प्रवेश पुराने सॉफ्टवेयर से जारी है और उन पर केवल रामलला व राम परिवार दर्शन लिखा जाता है। उन्हें कुछ अतिरिक्त मंदिरों तक सीमित अनुमति है, जबकि शेष अवतार, सप्त मंडपम और कुबेर नवरत्न टीला में प्रवेश प्रतिबंधित है। वीआईपी को गोल्फ कार्ट से विशेष दर्शन कराया जाता है।
गर्म हवाओं से उत्तर प्रदेश में बढ़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण गर्मी बनी हुई है, जहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हीट वेव का अलर्ट अगले 2 दिनों तक जारी है और शुष्क गर्म हवाओं से तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हल्की बदली और मामूली राहत की संभावना जताई है। डॉक्टरों ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। लोग उमस और तपिश से परेशान हैं। 2027 चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण पर फोकस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई। इस बैठक में 2027 चुनाव और सामाजिक समीकरणों पर चर्चा हुई। कुर्मी, पासी, शाक्य और मौर्य समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर विचार किया गया। 6 नए मंत्रियों की एंट्री संभव है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। अगले 15 दिनों में बड़ा फेरबदल संभव माना जा रहा है। योगी सरकार की नई तबादला नीति होगी लागू। उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 की नई तबादला नीति लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और कार्य कुशलता को बढ़ाना है। इसके तहत जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा पूरी करने पर तबादला अनिवार्य होगा। दिव्यांग कर्मचारियों और सरकारी दंपतियों को विशेष राहत दी जाएगी। गृह जिले में तैनाती पर रोक रहेगी और आकांक्षी जिलों में रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जाएंगे, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार ने लखनऊ अग्निकांड पीड़ितों को दी आर्थिक सहायता। लखनऊ में रिंग रोड किनारे झुग्गी बस्ती में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। दमकल, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य टीमों ने रात भर तलाशी अभियान चलाया और सुबह तक राहत कार्य जारी रहा। तड़के 4 बजे 2 बच्चों के शव मिले। सरकार ने प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी और राहत शिविर व भोजन की व्यवस्था की गई। योगी सरकार की नई स्टार्टअप नीति से मिली राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षण व्यवस्था में बड़ी राहत दी है। स्टार्टअप नीति के तहत पंजीकृत इकाइयों को 10 साल तक निरीक्षण से छूट मिलेगी और स्व प्रमाणन व्यवस्था लागू होगी। कम जोखिम वाले उद्योगों को निरीक्षण से मुक्ति और मध्यम जोखिम वाले उद्योगों को थर्ड पार्टी ऑडिट की सुविधा मिलेगी। निवेश मित्र पोर्टल से ये लाभ मिलेगा, जिससे औद्योगिक माहौल बेहतर होगा और लाल फीताशाही कम होगी। माता प्रसाद पांडेय पर लगी नोएडा जाने से रोक। नोएडा बवाल के बाद सपा नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को पुलिस ने नोएडा बॉर्डर पर ही रोक दिया। वे मजदूरों से मिलने जा रहे थे और इससे पहले उन्हें नजरबंद किया गया था, लेकिन वे लखनऊ से निकल गए। सपा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। पुलिस ने सोशल मीडिया से पाकिस्तान कनेक्शन का दावा करते हुए भड़काऊ पोस्ट के जरिए हिंसा भड़काने की बात कही। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। सोनभद्र में 7 कर्मचारियों पर कार्रवाई। सोनभद्र में चूना पत्थर खदान के 2017 से 19 तक संचालन न होने और समय विस्तार प्रस्ताव न भेजने पर भूतत्व खनिकर्म विभाग ने 4 ज्येष्ठ खान अधिकारियों सहित 7 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। मंडलायुक्त मिर्जापुर ने संस्तुति की। दूसरी ओर गाजीपुर में अवैध बालू परिवहन में संलिप्तता पर जांच के बाद करंडा और जमानिया थानों के 2 कांस्टेबल निलंबित किए गए। शिकायत पुलिस सतर्क मित्र पोर्टल पर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने 19 पुलिसकर्मियों को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने 2024 के बांकीलाल हत्या मामले में कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 19 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता जलीस उर्फ गुड्डू ने आरोप लगाया कि उसे झूठे मामले में फंसाकर हिरासत में प्रताड़ित किया गया और 12.5 लाख रुपए वसूले गए। कोर्ट ने सभी से 3 सप्ताह में हलफनामा मांगा है और अगली सुनवाई 22 मई 2026 को होगी। आंबेडकर प्रतिमा विवाद में पुलिस कार्रवाई हुई तेज। लखीमपुर खीरी के बांकीगंज में आंबेडकर प्रतिमा विवाद को लेकर हुए बवाल में पुलिस कार्रवाई तेज हो चुकी है। अब तक 32 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। प्रधान पति पर मुख्य आरोप है, जबकि ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज और लेखपाल निलंबित किए गए हैं। मामले की जांच एएसपी कर रहे हैं और हिंसा में पथराव, वाहन जलाने और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। डिंपल यादव ने सरकार पर साधा निशाना। डिंपल यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर सरकार को घेरा। उन्होंने जनगणना में देरी और ओबीसी दलित महिलाओं को अलग आरक्षण न देने पर सवाल उठाए। मोदी की गारंटियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने भाजपा पर सत्ता में बने रहने के लिए परिसीमन का उपयोग करने का भी आरोप लगाया। महिला सुरक्षा और जातीय जनगणना के मुद्दे भी उठाए। यूपी के कॉलेजों में संसाधनों का दुरुपयोग बढ़ा। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में संसाधनों के दुरुपयोग और कम छात्र संख्या का मुद्दा सामने आया है। 216 में से 53 महाविद्यालयों में 100 से कम विद्यार्थी हैं, जिनमें अधिकतर नए हैं। निहस्था रायबरेली में 19 छात्र, 11 शिक्षक और 2 कर्मचारी है। खर्च 2 करोड़ से भी अधिक है। खलीलाबाद में 30 छात्राएं, बिधुना में 33 विद्यार्थी और कम शिक्षक अनुपात का उदाहरण है। अलोपीबाग उपचुनाव में भाजपा सपा आमने सामने।
प्रयागराज नगर निगम की वार्ड 48 अलोपी बाग उपचुनाव के लिए नामांकन गुरुवार को हुआ, जिसमें भाजपा और सपा दोनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा ने स्वर्गीय उमेश चंद्र मिश्रा के पुत्र सचिन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने दीप प्रकाश सोनकर को मैदान में उतारा। नामांकन के दौरान दोनों दलों के समर्थकों ने नारेबाजी की और बड़े नेता मौजूद रहे। प्रत्याशियों ने जीत और विकास के वादे किए। कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा। कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद सहित 18 आरोपियों के खिलाफ एफटीसी 14 कोर्ट में 39,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसका सार 60 पेज है। 15 नवंबर को केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने फर्जी जीएसटी, ई वे बिल और सीडीआर को सबूत बनाया। अब तक 37 गिरफ्तारी हुई है। शुभम पर रेड कॉर्नर नोटिस और स्थायी वारंट जारी है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी पूनम ढिल्लों की। पूनम ढिल्लों एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है, जिन्हें 1979 की फिल्म नूरी से बड़ी पहचान मिली। उन्होंने 1978 में मिस यंग इंडिया का खिताब जीता और यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल से अभिनय की शुरुआत की। उनकी प्रमुख फिल्मों में रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहनी, महिवाल, कर्मा और नाम शामिल है। उन्होंने टीवी और थिएटर में भी काम किया और 2009 में बिग बॉस में भाग लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल चुनावी दौरा हुआ तय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमुख स्टार प्रचारक हैं। योगी आदित्यनाथ शनिवार को कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और बांकुरा में 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। पार्टी उत्तर बंगाल और जंगल महल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन कार्यक्रमों को भाजपा के चुनावी अभियान के लिए अहम माना जा रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1621 में आज के दिन गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। ये सिखों के 9वें गुरु हैं। 1916 में आज के दिन ललिता पवार का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1859 में तात्या टोपे का निधन हुआ था। यह वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति। 1916 में आज के दिन जी सुब्रमण्यम अय्यर का निधन हुआ था। ये भारत के जाने माने पत्रकार तथा प्रमुख बुद्धिजीवी थे। 1898 में दामोदर हरि चापेकर का निधन हुआ था। ये भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? ए अमेरिका, बी मॉरिशस, सी चीन या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है सी चीन। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहले संस्करण का आयोजन किया गया? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी मुंबई। इसका सही जवाब है बी नई दिल्ली। हमारा तीसरा सवाल है, साइप्रस में आयोजित विमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? ए कोनेरू हम्पी, बी दिव्या देशमुख, सी आर वैशाली या फिर डी तान्या सचदेव। इसका सही जवाब है सी आर वैशाली। हमारा चौथा सवाल है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है डी कर्नाटक। हमारा पांचवा सवाल है, किस देश में एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे का उद्घाटन किया गया? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर या फिर डी कंबोडिया। इसका सही जवाब है ए भारत। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है शिवम गुप्ता, रिंकी सिंह, रमेश पासी, राम कुमार, अनीश यादव, नागेंद्र सिंह, विजय सैनी, सुभाष गौतम, रमेश गौतम, सरवन कुशवाहा, राजेश कुमार, अनिल कुमार यादव। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।